स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। खालिस्तान आंदोलन। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। हवा में लहराती तलवारें, हाथों में बंदूकें और लाठी डंडे लेकर उत्पात मचाते उपद्रवी और बेबस पुलिस। यह हाल यूपी या बिहार के नहीं है जनाब, ये हाल हैं गुरुओं दी भूमि पंजाब के। पंजाब में 80 के दशक का दौर शायद ही कोई भूल सकता है। पंजाब का वो खूनी इतिहास किसी बेदाग रंग की तरह पंजाब की मिट्टी में बस गया। 80 के दौर का वो एक शब्द एक बार फिर से अखबारों और न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बनने लगा है। एक बार फिर उसकी मांग उठने लगी है। लेकिन क्या थी ये मांग और वो शब्द क्या था? दोस्तों, वो मांग थी राज करेगा खालसा, खालसा बागी या बादशाह, और वो शब्द था खालिस्तान, यानी एक अलग देश की मांग। 1984 में खालिस्तान मूवमेंट की आग ने पंजाब को बर्बाद किया, जिसे बुझाने में पंजाब के कई दशक हो गए। इसके बाद भी ये आग रह रहकर अपना सिर उठाती रहती है, कभी भारत में तो कभी भारत से बाहर। आज की इस वीडियो में हम इस गंभीर विषय का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट कैसे अस्तित्व में आया, इस मूवमेंट के तार कहां कहां तक फैले हैं, कौन कौन से संगठन इस मूवमेंट से जुड़े हैं, और सबसे जरूरी सवाल, भारत इस आंदोलन को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकता है। तो चलिए जानते हैं खालिस्तान मूवमेंट की शुरू से अंत तक की पूरी कहानी। हाउ डिड द खालिस्तान मूवमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? दोस्तों, खालिस्तान आंदोलन को समझने से पहले आप ये समझिए कि खालिस्तान शब्द का अर्थ क्या है। खालिस्तान का अर्थ है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र या सिखों के लिए अलग राष्ट्र। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने साल 1699 में की थी। खालसा का अर्थ होता है प्योर, यानी शुद्ध। लेकिन समय के साथ इस विचार के उद्देश्य बदल गए और इसका राजनीतिकरण हो गया। इसे समझने के लिए आज हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे और इसके लिए आपको हमारे साथ 100 वर्ष पीछे जाना होगा। ये बात है साल 1920 की, जब पूरे देश में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के जरिए अंग्रेजों के विरोध की एक लहर दौड़ रही थी। इसी समय पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई। दरअसल अंग्रेजों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, अकाल तख्त, बाबा अताई और तरन तारन साहिब सहित कई गुरुद्वारों पर नियंत्रण कर लिया था। अंग्रेज गुरुद्वारों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे थे, क्योंकि सिख आबादी के बीच गुरुद्वारों का खास महत्व था। बाकी बचे 260 गुरुद्वारों को महंतों के हाथों में रहने दिया गया। बता दें कि 1920 से पहले सिख गुरुद्वारों का संचालन उदासी सिख महंतों द्वारा किया जाता था, जो गुरुद्वारे के प्रसाद और अन्य प्रकार की आय को अपनी व्यक्तिगत आय मानते थे। सिखों के बीच बढ़ते नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन महंतों को सपोर्ट कर रही थी। अंग्रेज और इन महंतों की आपसी साठगांठ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर के पुजारी ने गदराइट्स के अगेंस्ट एक हुक्मनामा जारी कर दिया था, जिसमें उन्हें रेनेगेड कहा गया और साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर को सरोपा यानी रोब ऑफ ऑनर भेंट किया गया था। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का उद्देश्य गुरुद्वारों की संपत्ति को ऐसे ही करप्ट सिख महंतों से मुक्त कराना था। इस आंदोलन में सिखों को एकजुट करने के लिए अकाली दल का फॉर्मेशन किया गया। इसके साथ ही इस आंदोलन ने पंजाब में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन देते हुए अकाली दल और कांग्रेस को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया। ये आंदोलन लगभग 5 सालों तक चला। 1925 आते आते अंग्रेजों ने संघर्ष कर रहे सिखों की ज्यादातर मांगें मान ली थी, जिसके बाद यह आंदोलन खत्म हो गया। हालांकि इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह संघर्ष चल रहा था तब सिख 3 हिस्सों में बढ़ चुके थे। इसमें पहले वो थे जो सिर्फ गुरुद्वारों को उदासी सिख महंतों से मुक्त कराना चाहते थे। दूसरे लोग वो थे जो इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद भी भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे। और तीसरे लोग वो थे जिन्होंने इसे सिख सांप्रदायिकता का राजनीतिक मंच बना दिया। ऐसा करने वाले लोगों ने ही सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों से अलग दिखाने का प्रयास शुरू किया। हिंदुओं के लिए सिखों के मन में अलगाव की भावना के पीछे 2 बड़ी वजह थीं। पहली ये कि समाज में हिंदू समुदाय ज्यादा प्रभावशाली था
और दूसरी वजह थी सरकारी नौकरियों और राजनीति में सिखों की कमजोर स्थिति। इन्हीं सब स्थितियों की वजह से सिख संप्रदाय में मनभेद शुरू हुआ और यहीं से अलग सिख देश की मांग ने जन्म लिया, जिसके लिए सिक्खिस्तान शब्द इस्तेमाल हुआ। इसी बीच साल 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी और अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने का संकल्प लिया। लेकिन इस दौरान 3 तरह के ग्रुप ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला ग्रुप मोहम्मद अली जिन्ना का था, जिनका मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। दूसरा ग्रुप भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और तीसरा ग्रुप था मास्टर ताराचंद का, जो ये कह रहे थे कि अगर भारत में मुसलमानों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाती हैं तो इस आधार पर सिख अल्पसंख्यकों के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। दोस्तों, मास्टर ताराचंद उसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संस्थापक सदस्य थे, जिसका गठन गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए किया गया था। मास्टर ताराचंद को डर था कि कांग्रेस के नेतृत्व में आजाद भारत की राजनीतिक हिस्सेदारी में सिखों की भूमिका बहुत सीमित रह जाएगी, क्योंकि सिखों की आबादी उस समय भी हिंदू और मुसलमानों के मुकाबले काफी कम थी। इन्हीं वजहों से बाद में सिखों के लिए अलग देश की मांग उठी और कहा जाता है कि खालिस्तान का विचार यहीं से अस्तित्व में आया। हालांकि तब खालिस्तान की जगह सिक्खिस्तान शब्द ही इस्तेमाल होता था। समय के साथ भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली और पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना और पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में आया। इस बंटवारे ने खालिस्तान आंदोलन के समर्थकों की अलग राज्य की उम्मीदों को धूमिल कर दिया। लेकिन आजादी के कुछ साल बाद हुई एक घटना ने अकाली दल को एक और मौका दे दिया। साल 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। इसी से प्रेरित होकर अकाली दल ने धर्म के आधार को छोड़ते हुए पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग की। संत फतेह सिंह ने पंजाब सूबा नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की। इसका मकसद था पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों का एक अलग राज्य बनाना। लेकिन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। मांग को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि तब सरकार को यह लग रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य की मांग की आड़ में ये लोग अलग सिख राज्य का सपना देख रहे हैं और भारत का संविधान धर्म के आधार पर इसकी इजाजत नहीं देता। 19 साल तक पूरे पंजाब में अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगीं। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था, जिसे दोनों नए प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिली एरियाज को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। सरकार के इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ लोग साझा राजधानी के विचारों से खफा थे। पंजाब के इस बंटवारे के बाद ही खालिस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ आया। ये वो दौर था जब खालिस्तान शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। पंजाब के बंटवारे के बाद अकाली दल ने कई मांगें सरकार के सामने रख दी। उस समय भी देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दी। हालांकि 1972 का चुनाव अकालियों के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ के लिए काफी खराब साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। इसने शिरोमणि अकाली दल को सोचने पर मजबूर किया। साल 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने 12 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन की 3 बड़ी मांगें थी। पहली मांग ये थी कि पंजाब की नदियों सतलज और ब्यास के पानी का बंटवारा फिर से हो। दूसरी मांग थी कि चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंप दिया जाए और तीसरी मांग थी कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के उन जिलों को जहां सिखों की आबादी अधिक है, उन्हें पंजाब में शामिल किया जाए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा स्वायत्त पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग भी रखी। 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता गया, लेकिन इस बीच अकाली दल राजनीतिक तौर पर कमजोर हो गई और खालिस्तान आंदोलन को राजनीतिक सफलता नहीं दिला पाई, जिसकी वजह से पंजाब में अलगाववादी विचारधारा मजबूत होनी शुरू हो गई और सिखों के लिए खालिस्तान नाम का अलग देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। ये वही दौर था जब पंजाब में अलगाववाद अपने चरम पर था और जरनैल सिंह भिंडरावाले इसका पोस्टर बॉय बन गया।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञानी ज़ैल सिंह दोनों ने भिंडरावाले का समर्थन किया था, क्योंकि भिंडरावाले के जरिए इंदिरा गांधी पंजाब में अकाली दल को और कमजोर करना चाहती थीं। लेकिन इंदिरा गांधी का यह दांव उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। साल 1980 से 1984 के बीच पंजाब में सैकड़ों निर्दोष लोगों की दिन दहाड़े हत्याएं हुई और हिंदुओं और सिखों के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की गई। भिंडरावाले ने शुरुआत में निरंकारियों और खालिस्तान का विरोध करने वालों को अपना निशाना बनाया और इसके बाद पत्रकार, नेता, पुलिस और हिंदू समुदाय के लोग भी उसके निशाने पर आ गए। जुलाई 1982 तक भिंडरावाले इतना मजबूत हो गया था कि उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी और जून 1984 तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानी अलगाववादियों से मुक्त कराने के लिए इंदिरा गांधी ने 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस ऑपरेशन में 83 जवान शहीद हुए थे और 493 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें जरनैल सिंह भिंडरावाले भी था। इसका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद देश भर में सिखों के खिलाफ भड़के दंगों ने पंजाब के हालात को बेहद संवेदनशील बना दिया था। पूरा राज्य खालिस्तान समर्थक चरमपंथ की आग में जल रहा था, जिसे रोकने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसी कई बड़े और छोटे ऑपरेशंस लॉन्च किए। इस एक दशक में जनता भी इस अशांति से तंग आ चुकी थी। पुलिस और सरकार की कार्रवाई ने धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग को काफी हद तक बुझा दिया था, लेकिन इसकी चिंगारी अभी भी कहीं न कहीं खालिस्तान समर्थकों के सीने में जल रही थी, जिसे समय समय पर बाहरी शक्तियों द्वारा हवा दी जाती रही है। दरअसल दोस्तों, खालिस्तान आंदोलन न सिर्फ भारत से जुड़ा है, बल्कि इसके तार दूर दूर तक फैले हुए हैं। आइए जानते हैं कि भारत के बाहर खालिस्तानियों का साम्राज्य कितना बड़ा है। हाउ फार आर द स्ट्रिंग्स ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट स्प्रेड। दोस्तों, आप सभी को यह लग सकता है कि खालिस्तान सिर्फ भारत में एक्टिव है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खालिस्तान समर्थक न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी एक्टिव हैं। ये पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। विदेशों में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जगजीत सिंह चौहान का माना जाता है। 1960 में जगजीत सिंह चौहान पंजाब की राजनीति में काफी चर्चित नाम था। पंजाब विधानसभा का डेप्यूटी स्पीकर रहा यह शख्स कट्टर खालिस्तान समर्थक था। 1969 में जगजीत विधानसभा चुनाव हारा और भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया। वहां उसने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद साल 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका के एक अखबार में खालिस्तान देश की स्थापना के लिए एड प्रकाशित करवाया और फंड जुटाने की कोशिश की। इसके बाद उसने लंदन में खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। उसने प्रस्तावित देश का डाक टिकट तक जारी कर दिया। तो इस तरह देश के बाहर खालिस्तानियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। हालांकि ब्रिटेन में जगजीत की मुहिम को कोई खास समर्थन नहीं मिला, लेकिन इसी बीच 1971 का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम का नया देश बनकर उभरा। युद्ध में हारे पाकिस्तान ने बदले की आग में ब्लीड इंडिया पॉलिसी के तहत खालिस्तान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की। जगजीत सिंह को पाकिस्तान आने का निमंत्रण मिला, जहां उसने फिर खालिस्तान की बात की, जिसे पाकिस्तान की प्रेस ने खूब जोर शोर से उछाला। जगजीत के अनुसार जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे प्रस्ताव दिया था कि ननकाना साहिब खालिस्तान की राजधानी बनेगा। अगले कुछ सालों में जगजीत की मुहिम को यूरोप और अमेरिका के एक सिख धड़े द्वारा समर्थन मिलने लगा और जगजीत की हैसियत बढ़ती गई। हालांकि इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, खालिस्तान का समर्थन करने वाले सरगना न सिर्फ भारत में हैं, बल्कि भारत से बाहर बैठे हुए हैं और वहीं से बैठकर भारत में खालिस्तानी आंदोलन को समय समय पर भड़काते रहते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मसलन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंह पंजवार 1994 से लाहौर में बैठा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख वाधवा सिंह बब्बर भी लाहौर से ही काम करता है। जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा लखबीर सिंह रोड़े लाहौर में बैठकर कथित तौर पर यूरोप और कनाडा में खालिस्तानी ताकतों को एकजुट करता है। सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरु पतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में है। खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है। इस बात के सबूत सीनियर जर्नलिस्ट टेरी मिलॉस्की की खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान नाम की रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में टेरी ने खालिस्तान आंदोलन की तहकीकात की है
यह रिपोर्ट बताती है कि खालिस्तान आंदोलन का बीज पाकिस्तान ने ही बोया था और वही आज तक इसे खाद पानी दे रहा है। ये अलगाववादी उसी के रहमो करम पर जिंदा हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों पाकिस्तान के सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो कह रहे थे कि हमने भारत के खिलाफ खालिस्तान को खड़ा किया था। पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के एक ट्विटर हैंडल ने यह वीडियो शेयर किया था। रिंदा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का इंडिया हेड है। वो लाहौर से बैठकर ही पंजाब समेत कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों को चला रहा है। वहीं 2019 में भारत ने 23 पन्नों का एक डॉसियर जारी कर दावा किया था कि रेफरेंडम 2020 की गतिविधियां पाकिस्तान से चलाई जा रही हैं। बता दें कि रेफरेंडम 2020 सिक्स फॉर जस्टिस नाम की संस्था द्वारा चलाया गया एक अभियान था, जिसे 2018 में इस संस्था के प्रमुख गुरपटवंत सिंह पन्नू द्वारा शुरू किया गया था। अभियान के तहत जनमत संग्रह के लिए लाहौर में एक स्थायी दफ्तर बनाया गया था और ननकाना साहिब के आसपास जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों के साथ इस अभियान के बैनर लगाए गए थे। यही नहीं, ये संस्था ग्रेटर खालिस्तान की मांग भी करती रही है, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब का इलाका भी शामिल होता है। कथित तौर पर किए जा रहे जनमत संग्रह में गैर सिखों को भी वोटिंग के लिए रजिस्टर होने की सुविधा दी गई थी। भारत ने इस बात के भी सबूत दिए थे कि खालिस्तान समर्थक नेता गोपाल सिंह चावला जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद के साथ नजर आ रहा है। दोस्तों, खालिस्तान समर्थकों में न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि दुनिया के कई देश हैं। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग इलाकों में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों में खुलेआम तोड़फोड़ की जा रही है। मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 19 मार्च 2023 को रेफरेंडम 2020 यानी सिखों का अलग देश बनाने के लिए वोटिंग आयोजित की गई थी। इससे पहले 29 जनवरी को मेलबर्न में वोटिंग करवाई गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि इसमें 10,000 सिख शामिल हुए थे। इसके अलावा पिछले साल अमेरिका में बेस्ड आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने दुनिया के कई देशों में खालिस्तान के समर्थन में जनमत संग्रह कराया था। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 18 सितंबर 2022 को कनाडा में हुए कथित जनमत संग्रह में करीब 10 से 12 हजार लोगों ने हिस्सा लिया था। भारत ने इस जनमत संग्रह का विरोध किया था, लेकिन कनाडा ने इसे विचार रखने की आजादी बताकर बैन लगाने से मना कर दिया था। पिछले महीने ही खुफिया रिपोर्ट में इस बात के संकेत दिए गए थे कि पाकिस्तान और आईएसआई पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में दहशत फैलाने के लिए पंजाब के गैंगस्टर और खालिस्तानियों को फंडिंग कर रहे हैं और उन्हें हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी ये दावा किया था कि खालिस्तानियों को पाकिस्तान समेत कई देशों से फंडिंग हो रही है। वहीं 3 साल पहले एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि खालिस्तानी संगठन जैसे एसएफजे, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालसा, खालिस्तान टाइगर फोर्स भारत में मौजूद कुछ एनजीओज को फंडिंग कर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर फंडिंग ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से की गई थी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भारत सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या कदम उठा सकती है। आइए जानते हैं। हाउ टू काउंटर खालिस्तान मूवमेंट। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पंजाब हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। बॉर्डर एरिया होने की वजह से पंजाब भारत के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूरत इस बात की है कि भारत और विदेशों में सिखों को कट्टरपंथ से मुक्त किया जाए। हालांकि इसके लिए सभी संबंधित दलों को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राजनीति को अलग रखना होगा। खालिस्तान जैसे बड़े मुद्दे पर भारत सरकार और पंजाब सरकार को एक साथ आना होगा और मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। किसी भी तरह के एक्शन को राजनीतिक आम सहमति पर आधारित होना चाहिए। यदि इस तरह के प्रयास को हम राजनीति की वजह से कमजोर करते हैं तो हम केवल पंजाब में एक नया अलगाववादी फ्रैंकेनस्टीन पैदा कर रहे होंगे। केंद्र सरकार को सभी दलों को यह समझाकर इस आम सहमति को सुगम बनाना चाहिए कि यदि खालिस्तानी समूह फिर से जीवित हो जाते हैं तो उनकी अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता कम हो जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक दूसरे पर ब्लेम गेम को छोड़कर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर लागू करना चाहिए। हालांकि उन्हें किसी भी कार्रवाई को करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई को सिख जनता सिख धर्म पर कार्रवाई के रूप में ना देखे। इतिहास में ऐसा पहले हो चुका है। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने जब स्वर्ण मंदिर में छिपे बैठे भिंडरावाले पर हमला करने के लिए सेना भेजी तो अधिकांश सिखों ने इसे सिख धर्म पर हमले के रूप में लिया था।
और उसके बाद जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। इस मामले में सही रणनीति जूलियो रिबेरो और बाद में केपीएस गिल ने बनाई। वो जानते थे कि खालिस्तानी उग्रवाद का मुकाबला स्थानीय पुलिस की तरफ से किया जाना है। स्थानीय पुलिस न केवल चरमपंथियों और उनके संचालन के तौर तरीकों को जानती थी, बल्कि ये भी जानती थी कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। इसके अलावा विदेशों में खालिस्तानी सक्रियता को रोकने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वैसे तो भारत की विदेशी कूटनीति सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए काफी अच्छी है, लेकिन इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत सरकार को उन देशों से बातचीत करनी चाहिए जहां खालिस्तान मूवमेंट एक्टिव है। भारत सरकार को उन देशों में इस मूवमेंट को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही विदेशों में खालिस्तानी तत्वों से निपटने के लिए एक सरल उपाय ये भी हो सकता है कि भारत में सिखों की वास्तविक स्थिति क्या है, इस बारे में विदेशी मीडिया, जनता और सांसदों के साथ अधिक समझदारी से बातचीत की जाए और हर तरह के नकारात्मक प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जाए। इसके अलावा भारत को न केवल खालिस्तानी एक्टिविस्ट से जुड़ा सही डेटा और जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि भारत में मौजूद सिखों को असलियत का पता चल सके और वो सही गलत का फर्क कर सके। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी खालिस्तान आंदोलन की पूरी दास्तान। हमने देखा कि कैसे एक शब्द एक देश की अखंडता को तोड़ने में लगा हुआ है, कैसे भारत को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतें उनकी मदद कर रही हैं। अब एक बार फिर से वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह इसे हवा दे रहा है। खालिस्तानी हिंसा और विदेश में आक्रोश का एकमात्र जवाब एक प्रचार अभियान शुरू करना है, जिससे सही तस्वीर सामने आ सके। सच्चाई की रोशनी ही है जो भारत में सिख उत्पीड़न के खालिस्तानियों के फर्जी नैरेटिव को खत्म कर देगी। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।